सो आज जो है वी विल बी टॉकिंग अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड प्लांट स्पीशीज। जो हमारे पास वाइल्ड प्लांट्स है जो नेचुरल इकोसिस्टम्स में होते हैं, और जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट स्पीशीज है जो क्रॉप प्लांट्स है जो कि हम एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम या एग्रो इकोसिस्टम में ग्रो करते हैं, उनके क्या डिफरेंसेस है करेक्टरिस्टिक्स में। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन दिस लेक्चर। सो आइए देखते हैं कि इन दोनों के करेक्टरिस्टिक में क्या डिफरेंसेस होते हैं और उसकी जो है एप्लीकेशन वाइज उसके क्या रोल है, यानी क्या उसके लिमिटेशंस है और क्या एडवांटेजेस है, उस पर बात करेंगे। So wild plants, basically wild plants कौन से plants है? Plants which are growing in the wild, in the natural ecosystem, in the nature। जो एक नेचुरल इकोसिस्टम में जो प्लांट्स होते हैं उनको हम वाइल्ड प्लांट्स बोलते हैं। बेसिकली ये वो प्लांट्स है जो कि जिनके साथ ह्यूमन असिस्टेंस कम होती है, या ह्यूमन इंटरफेरेंस उसके साथ रिलेटिवली कम होती है, ठीक है, कंपेयर टू क्रॉप प्लांट्स। तो ये नेचुरली ग्रो करते हैं, ये नेचुरली जो है अपनी सारा ग्रोथ पीरियड उसको कंप्लीट करते हैं, और फिर जो है नेचुरली जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, सीड डिस्पर्सल करते हैं, और जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसको ये एक्सपोज्ड होते हैं। यानी इस पे जो है ह्यूमन इंटरेक्शन इन मुख्तलिफ स्टेजेस पे उसके लीस्ट होते हैं, कम से कम होता है, तो उनको हम वाइल्ड प्लांट्स बोलते हैं। बेसिकली अगर आप लॉन्ग रन में देखें तो ये वो प्लांट्स है जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट में इवॉल्व हुए होते हैं। तो इन पे जो है जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ये दो फोर्सेस होते हैं, एवोल्यूशनरी जो फोर्सेस होते हैं, ये बेसिकली इसकी वेरिएबिलिटी को डिफाइन करते हैं। उसमें जो आपको डाइवर्सिटी मिलती है उसको डिफाइन करते हैं। जो उसकी जो डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, ग्रोथ हैबिट्स होते हैं, लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स होते हैं, वो सारे जो है डिपेंडेंट होते हैं द नेचुरल इन्वायरमेंट पे, यानी उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कोई नहीं होती। वो प्लांट जो है उसके जितने भी आपको ट्रेड्स मिलते हैं वो उसके नेचुरल एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में इवॉल्व हुए होते हैं। यानी मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं, आप एक वाइल्ड प्लांट है, ठीक है, जो कि वो रिलेटिव है फॉर एग्जांपल टिसेंट जो है, या आपके पास जो है एजिलॉक्स वगैरह है जो वीट के वाइल्ड रिलेटिव्स है, उनका आप स्पाइक देके तो वो बहुत छोटा होगा, ग्रेन साइज बहुत कम होगा, ठीक है, बिकॉज वो नेचुरली इवॉल्व हुआ है, उसका ग्रेन साइज दैट्स इनफ फॉर इट्स रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी वो उसके प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के लिए काफ़ी है। इसके काउंटरी आगे मैं बताऊंगा कि अगर आप वीट के एग्जांपल लेते हैं तो वीट में हमने स्पेसिफिकली ऐसे स्पाइक सेलेक्ट किए होते जो बड़े हो, ऐसे ग्रेन सेलेक्ट किए हैं जो कि बड़े हो, ठीक है। तो ये जो नेचुरल हमारे पास होते हैं, ये इसमें इसकी इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट से होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो आपके पास रैंडम सैम्पलिंग की वजह से जो वेरिएबिलिटी आती है, आसान अल्फाज में आगे किसी लेक्चर में इस पे मैं मजीद बात करूंगा। तो जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं आपके पास, ये नेचुरली इवॉल्व हुए होते हैं, ठीक है, ह्यूमन उसमें सिलेक्शन का कोई रोल नहीं होता। अच्छा, चूंकि ये नेचुरली इवॉल्व होते हैं और कोई स्पेसिफिक ट्रेड के लिए इनकी सिलेक्शन नहीं होती, सिवाय उन ट्रेड की सिलेक्शन होती है जो इनके फिटनेस के साथ लिंक होते हैं, तो इसमें आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है, ठीक है, यानी इसको डाइवर्स होना चाहिए कि जो आपके पास एवोल्यूशनरी फोर्सेस है उसको ये रिस्पॉन्ड करें। सो यू हैव द वेरिएबिलिटी एंड दैट वेरिएबिलिटी मस्ट बी इनफ टू रिस्पॉन्ड टू एवोल्यूशनरी फोर्सेस। ओके, लेट अस टेक एग्जांपल, जो मैं अक्सर क्लास में एग्जांपल देता हूँ। देखिए आपके पास एक क्लास है जिसमें सारे आपके पास है टॉपर्स, ठीक है, स्टूडियस बच्चे, ठीक है, लेकिन कल को यूनिवर्सिटी लेवल पे आपकी कंपटीशन हो रही है स्पोर्ट्स में, तो एक क्लास है जिसमें सारे अच्छे जीपीए होल्डर है लेकिन कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, ठीक है। दूसरी क्लास है जिसमें आपके पास हाई जीपीए होल्डर्स भी है लेकिन आपके पास स्पोर्ट्स पर्सन भी है। तो यूनिवर्सिटी में अगर कंपटीशन है कि जी जीपीए भी ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन स्पोर्ट्स वाले लोग भी होने चाहिए, तो वो क्लास ज़्यादा सक्सेसफुल होगी जिसमें कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हो, कुछ आपके पास हायर जीपीए होल्डर हो, कोई आपके पास शायर हो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यानी हर कैटेगरी को आप रिस्पॉन्ड कर सके, दैट्स बेसिकली द की टू सक्सेस इन द नेचुरल इकोसिस्टम, कि आपके पास वेरिएबिलिटी हो, आपके पास कुछ प्लांट्स हो जो अर्ली हो, कुछ प्लांट्स हो जो लेट हो, कुछ प्लांट्स हो जो ड्राउट को रेजिस्टेंट हो, कुछ प्लांट्स हो जो कि
हाई रेनफॉल में ग्रो कर सके। तो मकसद ये है कि स्पीशीज जो है वो आगे बढ़े, ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन हो, ठीक है। तो दीज वाइल्ड प्लांट्स दे हैव मोर वेरिएबिलिटी। अच्छा, एक और टर्म हम यूज करते हैं नेटिव प्लांट्स, जो कि इंडिजिनस प्लांट्स आपके पास होते हैं, ठीक है, किसी भी एरिया में जो और जियोलॉजिकल टाइम में इवॉल्व हुए होते हैं एक ही जगह पे, तो उनको हम नेटिव प्लांट्स बोलते हैं। एंडेमिक प्लांट्स हम बोलते हैं कि जो एक खास जगह पे होते और दूसरी जगहों पे नहीं होते। तो ये वाइल्ड प्लांट्स के टर्म में हम इनको यूज करते हैं। तो रिपीट कर लेता हूँ कि वो प्लांट्स जो कि वाइड नेचुरल इकोसिस्टम में होते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन का उनके एवोल्यूशन पे या सिलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये एक्सपोज्ड होते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को, जो कि डाइवर्स होते हैं, जिसमें वेरिएबिलिटी होती है, और इनकी जो वेरिएशन होती है, जो इसमें आपके पास डाइवर्सिटी होती है, वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्ड करे एवोल्यूशनरी फोर्सेस को। और जो वेरिएबिलिटी आपको करंटली नज़र आती है वो रिजल्टेंट होती है फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। और नेटिव प्लांट्स का थोड़ा बता दूं कि जो इंडिजिनस प्लांट्स होते हैं किसी भी जगह के, उसको हम नेटिव प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। जो बाहर से आते हैं वो एक्सोटिक प्लांट्स होते हैं। अगर वो प्रॉब्लमेटिक बन जाए, कुछ ज़्यादा स्प्रेड हो जाए, तो उसको हम इन्वेजिव प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। चूंकि हमने बात की वाइल्ड प्लांट्स हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम में होते हैं, तो थोड़ा सा नेचुरल इकोसिस्टम के हम करेक्टरिस्टिक बता देते हैं। बेसिकली जो आपके पास नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, जिसमें आपके पास कलेक्शन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स जिस जगह पे होते हैं, नेचुरली ग्रो करते हैं प्लांट, डिफरेंट प्लांट स्पीशीज अलोंग विद द फाना, जो एनिमल स्पीशीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे एक जगह पे रहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम में। अच्छा, जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें आपके पास इन्वायरमेंटल वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है। जो इन्वायरमेंट होते हैं, जो जिसको प्लांट स्पीशीज एक्सपोज्ड होते हैं, उसमें हेट्रोजेनिटी होती है, वेरिएबिलिटी होती है। कहीं आपके पास ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, कभी कहीं कम होगी, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी आगे मैं बताऊंगा कि एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में आप कोशिश करते हैं कि होमोजीनियस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, लेकिन जो आपके पास नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें आपके पास वेरिएबिलिटी होगी, हेट्रोजेनिटी होगी, ठीक है। और आपके पास डिफरेंट माइक्रो क्लाइमेट के पैचेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है आपके पास नेचुरल इकोसिस्टम है, दैट यू विल हैव मोर एनवायरमेंटल हेट्रोजेनिटी। अच्छा, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा होगी इधर, यानी अगर आप एक पर यूनिट एरिया लेंगे तो उसमें आपके पास प्लांट स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। एक ही एरिया में अगर आप एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को कंसिडर कर नेचर को, तो नेचर में आपके पास उस एरिया में स्पीशीज वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, डिफरेंट स्पीशीज होंगे। एंड बेसिकली ये जो है वन ऑफ द फैक्टर है कि आपको जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, उसमें हेट्रोजेनिटी ज़्यादा होगी, यानी एक स्पीशीज प्लांट की अगर हम एक प्लांट को कंसिडर, उसको कई प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनवायरमेंटल वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, इससे जो स्पीशीज एबंडेंस है स्पेसिफिक उसके, वो कम होगी, ठीक है। यानी आपके पास ऐसे नहीं होगा कि एक स्पीशीज होगी और वो ज़्यादा जगह पे अबंडेंट होगा। आपके पास डिफरेंट स्पीशीज होगी, उनकी एक रिलेटिवली डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से नहीं होगा, बल्कि जो क्लाइमेट प्रिवेल करता है, जो जो माइक्रो क्लाइमेट होगा, जो रिसोर्सेज होंगे, उसमें कौन सा प्लांट ज़्यादा compete करेगा, उस जगह पे वो ज़्यादा होगा, दूसरी जगह पे दूसरा होगा, along with of course the factor के उसमें सीड डिस्पर्सल और उन चीज़ों को कंसिडर किया जाए, ठीक है। तो आपके पास जो है ये नहीं होगा कि एक स्पीशीज ज़्यादा डोमिनेट करेगा। आगे बताऊंगा एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में जिसमें एक या फ्यू स्पीशीज लार्ज एरिया पे डोमिनेट करेंगे, तो इसको हम एक टर्म यूज करते हैं कि आपके पास डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी और उसकी इवननेस जो है वो इक्वल होगी, ज़्यादा इवननेस होगी, यानी हर स्पीशीज एक खास प्रोपोर्शन से पाया जाएगा। ये नहीं होगा कि कुछ स्पीशीज बहुत हायर उसमें होंगे और बाकी स्पीशीज नॉमिनल होंगे। अच्छा, इस इकोसिस्टम का फिर एक और वो भी है कि इधर पैथोजेंस वगैरह जो होंगे तो वो नॉर्मली जनरलिस्ट टाइप होंगे, यानी ऐसे प्लांट पैथोजन सेलेक्ट होंगे जो कई प्लांट्स पे ग्रो सके, एंड ओवरऑल उनकी एग्रेसिवनेस जो है वो रिलेटिवली कम होगी, ठीक है। तो दैट्स वेरिएबल, कुछ की ज़्यादा होगी कुछ की कम होगी, लेकिन जनरली आपके पास जनरलिस्ट पैथोजेंस होंगे ऐसे केसेस में। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो आपके पास नेचुरल इकोसिस्टम है जो कि कलेक्शन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स से बना होगा, तो इसमें एनवायरमेंटल
heterogeneity is higher, आपके पास डिफरेंट एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स होंगे और वो डिफरेंट होंगे, यानी उसमें आपके पास वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी अगर आप एक एरिया को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी वो ज़्यादा होगी, यानी इन अ गिवन एरिया यू विल हैव मोर नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है। ये नहीं होगा कि एक स्पीशीज ज़्यादा एबंडेंस में होगा, और सिमिलरली जो डाइवर्सिटी होगी वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। इवनली को मैं रिलेटिव टर्म में यूज़ कर रहा हूँ एग्रो सिस्टम के साथ कंपेयर करके, क्योंकि मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि ये इवननेस डिपेंड करेगी जो स्पीशीज की फिटनेस है, सर्वाइवल है, along with the chance factor, ठीक है। और जो पैथोजेंस होंगे वो जनरलिस्ट टाइप के होंगे, ये नहीं ऐसे नहीं होगा कि सब वीट का पैथोजन हो, क्योंकि वीट के आपका पूरे एरिया में हो सकते हैं 2-3 प्लांट्स हो, तो ऐसा पैथोजन होना चाहिए जो वीट पे भी जा सके, जो दूसरे ग्रास पे भी जा सके, शायद वो तीसरे डाइकॉट पे भी जा सके, ठीक है। तो वो जनरलिस्ट टाइप के पैथोजन हम उसको कहते हैं, वो प्रिवेल करेंगे ऐसे एरियाज में। सो दिस वाज अबाउट द नेचुरल इकोसिस्टम। नाउ कमिंग टू द डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स का, जो हमारे पास डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स होते हैं उस पर अगर हम बात करें तो बेसिकली वो प्लांट्स जो कि ह्यूमन सिलेक्शन को एक्सपोज हुए होते हैं, मींस वो प्लांट्स जो कि अडॉप्ट हुए होते हैं, जो इवॉल्व हुए होते हैं अंडर द मैनिपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन मैनिपुलेटेड एनवायरनमेंट होती है उसमें ये प्लांट्स इवॉल्व होते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, जब आपके पास अर्ली एग्रीकल्चर जब शुरू होने लगा तो उसमें था कि यू हैड अ लॉट ऑफ प्लांट्स अराउंड यू, ह्यूमन बींग्स के, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन के, और उसमें से कुछ प्लांट्स जो है वो उनके जो है काम के थे, ठीक है। तो उन प्लांट्स को सेलेक्ट करते थे और उसमें जो डिजायरेबल ट्रेड था उसको सेलेक्ट करते जाते थे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा आपके पास एजिलॉप्स हैं, ठीक है, ठीक है, या जो आपके पास ट्रिटिकम के दूसरे स्पीशीज है जो प्रोजिनेटर्स है, उसके जो है आपके पास स्पाइक्स छोटे होंगे, ग्रेन साइज भी कम होगा, ठीक है। लेकिन जो अर्ली हमारे जो एग्रेरियंस थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने क्या किया कि जो जिस जिस प्लांट्स की सीड बड़े होते थे, स्पाइक बड़ा होता था, उनको सेलेक्ट करते जाते थे, अगले अगले साल उनको लगाते जाते थे। सो उनकी एक किस्म में इनकी सिलेक्शन होती रही, एक एडाप्टेशन की तरफ लेके गए, एक इवोल्यूशन की तरफ लेके गए, जिसमें इन्होंने वो प्लांट सेलेक्ट किए जो उनके डिजायरेबल थे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में आई टॉक्ड अबाउट द शुगर बीट, कि शुगर बीट जो है वाइल्ड जो बीट्स थे उसमें से इन्होंने क्या किया कि जो डिजायरेबल प्लांट्स है जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा था उसको सेलेक्ट करते गए, और इस तरह करते करते जो है 1 और 2% से जो है शुगर कंटेंट को हायर लेवल पे ले आए, यानी इतने लेवल पे ले कि जो कि कमर्शियली एक्सप्लॉयटेबल हो। तो इस प्रोसेस को हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। तो जो हमारे पास डोमेस्टिक प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स हैं जिनकी अडेप्टेशन ह्यूमन मैनिपुलेटेड एनवायरनमेंट में हुई होती है। अच्छा, इसमें इनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनमें बेनिफिशियल ट्रेड्स होते हैं, लेकिन वो बेनिफिशियल ह्यूमन बीइंग के लिए पर्सपेक्टिव से, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो उसके अपने सर्वाइवल के लिए भी बेनिफिशियल हो। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में आपके पास ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि प्लांट हो सकते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज करें, ठीक है। तो आप जो है लेकिन हो सकते हैं ऑन द अदर हैंड उसके या उसका टेस्ट खराब करता हो, या जो बिटर टेस्ट होता हो, या उस टॉक्सिक हो इवन फॉर ह्यूमन बींग्स, तो हम उसमें से ऐसे टाइप सेलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। अब हो सकते हैं प्लांट के लिए उसका जो 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 ट्रेड प्लांट के लिए सेल्फ बेनिफिशियल हो सकते हैं वो हमारे लिए ना हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा एक केमिकल जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट देता है लेकिन वो ह्यूमन बीइंग को टॉक्सिक है या बिटर टेस्ट है, तो हम उसको नहीं सेलेक्ट करते, हालांकि प्लांट्स के लिए इट्सेल्फ इट्स यूजफुल, राइट। तो इनमें जो सिलेक्शन हुई होती है वो ह्यूमन ओरिएंटेड, ह्यूमन नीड्स बेस्ड या उसके ओरिएंटेड हुई होती है, प्लांट के अपने सर्वाइवल से लिंक नहीं होती। अच्छा, अब ऐसे कैसे होता है, ऐसे इस तरह होता है कि प्लांट को इंसेक्ट से रोकने के लिए केमिकल चाहिए, लेकिन हम उसमें वो प्लांट सेलेक्ट करें जो कि वो केमिकल प्रोड्यूस नहीं करते या कम करते। अब इन रियल वर्ल्ड क्या होगा कि वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इंसेक्ट अटैक होगा और उसकी जो है सर्वाइवल रेट या फिटनेस वैल्यू कम होगी। लेकिन हम एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में क्या करते हैं कि हम उसमें इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं या डिफरेंट अदर मेजर्स यूटिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से हम उसकी फिटनेस वैल्यू को बाकियों से कम होने नहीं देते, उसी प्लांट को बल्कि कभी कभी ज्यादा कर देते हैं, यानी हम उसी को सेलेक्ट करते हैं और आगे लेके जाते हैं।
तो इसकी जो एवोल्यूशन है, जो एडेप्टेशन है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल इकोसिस्टम में जो आपके पास होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये प्लांट्स जो है सम लेवल दे हैव डिपेंडेंसी ऑन द ह्यूमन इंटरवेंशन। जैसे मैंने आपको कहा कि यानी आप जिस ट्रेड के लिए प्लांट को सेलेक्ट करें वो आपके लिए तो फायदेमंद है, लेकिन उसके अपने सर्वाइवल के लिए नहीं है। तो लिहाजा अगर उसी प्लांट को आप नेचुरल एनवायरनमेंट में बाकी वाइल्ड रिलेटिव के साथ लगाएंगे तो हमारा वाला प्लांट जो है उसकी सक्सेस रेट कम होगी कंपेयर टू द अदर वन। अच्छा, ओवरऑल इसमें वेरिएबिलिटी कम होती है और उसी वजह से अडेप्टेबिलिटी भी इसकी कम होती है। वेरिएबिलिटी क्यों कम होती है? वेरिएबिलिटी इसलिए कम होती है कि हम जो है कोशिश करते हैं कि हम एक तरह के हमारे पास प्लांट्स हो। थोड़ा हम प्लांट ब्रीडिंग में आगे आपको पढ़ाएंगे कि जो आप वैरायटी रिलीज करते हैं तो हम उसमें एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए और उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो नॉर्मली जो हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उसमें हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए। वो क्यों चाहिए? फॉर एग्जांपल एक प्लांट आपका मई में मैच्योर होता है, दूसरा अप्रैल में होता है, तीसरा जून में होता है। अब आपने हार्वेस्टिंग करनी है पूरे खेत की, तो आप ऐसे तो नहीं कर सके खेत में एंटर के हो के एक गंदम का प्लांट आप काटे दूसरे को ना काटे। तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए कि आपके एक ही टाइम में वो मैच्योर हो और आप उसको जो है उसकी हार्वेस्टिंग एक गिवन टाइम पे कर सके। तो जो आपके पास डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स होती है उसमें वेरिएबिलिटी कम होती है और इसी वजह से इनकी एडेप्टेबिलिटी भी कम होती है। वही आप क्लास वाली एग्जांपल ले लें कि आपके पास अगर वेरिएबिलिटी कम होगी, सारे आपके पास पढ़ाकू बच्चे हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन आपके पास कोई नहीं आएगा, शायर आपके पास कोई नहीं आएगा। ठीक है। तो जो आपके पास चेंजिंग एनवायरनमेंट है या आपके अगर डाइवर्स एनवायरनमेंट है उसके लिए आप में एडेप्टेबिलिटी नहीं होगी। पढ़ाई में तो सारे टॉप होंगे, लेकिन ये क्लास अगर हम इसी साहब ने कल के देखे नहीं जी एक बड़ा कंपटीशन होगा जिसमें जीपीए भी कंसिडर होगी लेकिन स्पोर्ट्स भी होगा और शायरी भी होगी एंड सो ऑन, तो वो क्लास ज़्यादा सक्सेसफुल होगी जिसमें सब कुछ हो। ठीक है। तो इनकी अडेप्टेबिलिटी जो जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स होंगे उनमें जो है अडेप्टेबिलिटी कम होगी। रिपीट कर लेता हूँ कि आपके पास वो प्लांट्स जो कि ह्यूमन मैनिपुलेटेड एनवायरनमेंट में इवॉल्व होते हैं डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स कहलाते हैं। इस प्रोसेस को हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। इसमें ह्यूमन सिलेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है और जो ह्यूमन सिलेक्शन होती है वो बेसिकली बेनिफिशियल ट्रेड सेलेक्ट करती है, लेकिन वो बेनिफिशियल ट्रेड्स होते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो प्लांट्स के लिए भी बेनिफिशियल हो। अच्छा, जो ये इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इसमें सम एक्सटेंट वो जो है ह्यूमन बींग्स पे डिपेंडेंट होते हैं। पर फाइनली इनकी वेरिएबिलिटी रिलेटिवली कम होती है अगर आप वाइल्ड प्लांट्स को कंसिडर करें और आपके पास जो है इनकी एडाप्टेबिलिटी भी रिलेटिवली कम होती है कंपेयर टू द वाइल्ड प्लांट्स। सो जो आपके पास डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं बेसिकली एग्रो इकोसिस्टम में, यानी जब कलेक्टिवली आप उसको कंसिडर करते हैं जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स का जो इकोसिस्टम होता है वो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम या एग्रो इकोसिस्टम कहलाता है। कंपेयर टू नेचुरल इकोसिस्टम, जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम होते हैं उसमें आपके पास इन्वायरमेंटल हेट्रोजिनिटी कम होती है। जो इन्वायरमेंट में वेरिएबिलिटी होती है, वेरिएशन होती है, वो कम होती है। और वो क्यों कम होती है कि बेसिकली हम उसको जो है ह्यूमन बींग्स को, जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो उसको मैनिपुलेट करते हैं ताकि उसमें इन्वायरमेंटल वेरिएबिलिटी कम से कम हो एंड द प्लांट गेट्स रिलेटिवली होमोजीनियस एनवायरमेंट। ठीक है। और वो हम करते हैं बिकॉज वी वांट टू हैव द हायर परफॉर्मेंस, जो हमारे पास यील्ड वगैरह है वो ज़्यादा हो तो हम उसको होमोजीनियस रखते हैं। So the plants, the domesticated plants in the agriculture ecosystem, in the agro ecosystem, are exposed to lesser environmental heterogeneity. अच्छा, जो हमारे पास एग्रीकल्चर को सिस्टम होते हैं इट हैज़ लेसर स्पीशीज डाइवर्सिटी, मींस इफ यू कंसिडर द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन एरिया, आप एक हेक्टेयर की बात कर ले, एक एकड़ की बात कर ले, तो यू विल हैव मच लेसर नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कंपेयर टू द नेचुरल इकोसिस्टम। मींस द वेरिएबिलिटी यू हैव इन द नेचुरल इकोसिस्टम उससे जो है आपके पास इधर वेरिएबिलिटी कम होगी। सो जो बायोटिक एनवायरनमेंट का जो कंपोनेंट है उसमें भी हेट्रोजेनिटी कम होगी। So basically आपके पास वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज कम होगी। अच्छा, जो आपके पास इसमें एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में यू विल हैव फ्यू स्पीशीज जो कि ज़्यादा एबंडेंस में होंगे। यानी नेचुरल इकोसिस्टम में हमने बताया कि ऐसे नहीं होगा कि आपके पास एक स्पीशीज हो या कुछ स्पीशीज हो जो ज़्यादा एबंडेंट हो और बाकी कम हो।
ठीक है, इसमें ऐसे होगा। यानी अगर आप वीट के फील्ड का देखें, इफ़ यू गो टू पंजाब, आपके पास जो है कई एकड़ पे गंदम की क्रॉप नज़र आएगी। इफ़ यू गो इन द राइस सीजन, तो आपके पास कई एकड़ पे जो है आपको राइस नज़र आएगी। इन सम केसेस इट विल बी इवन द सेम वेराइटी। तो आपके पास वेरिएबिलिटी कम होगी और एक स्पीशीज या कुछ चीज़ होंगे जो ज़्यादा एबंडेंस में होंगे। तो आपके पास जो इवननेस है वो भी लो होगी। यानी इवननेस जो आपके पास डाइवर्सिटी ऑलरेडी कम है और जो स्पीशीज है उसकी डाइवर्सिटी भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी। ठीक है, एंड देन आप बात करें पेस्ट या पैथोजेंस की, इंसेक्ट्स वगैरह की, तो वो स्पेशलाइज्ड होंगे। स्पीशीज भी हो सकते हैं, स्ट्रेन्स भी हो सकते हैं, कि यानी वो जो चूंकि एक ही क्रॉप ग्रो हो रहे हैं और फिर उसी क्रॉप का एक ही वेराइटी ग्रो हो रही है, तो आपके पास जो डिफरेंट पैथोजेंस होंगे वो उसको अडाप्टेबल होंगे या उसको अडाप्टेड होंगे या उसके उसी के लिए इवॉल्व हुए होंगे। ठीक है, तो आपके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रेन होंगे और समटाइम्स उसमें एग्रेसिवनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें जिधर आपके पास जर्नलिस्ट होंगे, तो इस केस में आपके पास स्पेशलाइज होंगे और वो उसी को अडाप्टेड होंगे। ठीक है, तो जनरली फिर हम क्या करते हैं, यानी पेस्ट और उसको कंट्रोल करने किसी और लेक्चर में मैं इस पर डिस्कशन करूंगा कि उसको जो है हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे पास जो है स्पेशलाइज्ड स्ट्रेन्स ना हो जो कि ज़्यादा एग्रेसिव होते हो और जो है हमारे जो है क्रॉप को ज़्यादा लॉसेस इनकर करते हैं, ज़्यादा लॉसेस काज करते हैं। तो हम उसमें जो है डाइवर्सिटी की तरफ जाते हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में आपके पास कलेक्शन ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स होते हैं, उसमें एनवायरमेंटल हेट्रोजेनिटी आपके पास कम होती है। स्पीशीज इन अ गिवन एरिया, आपके पास यू हैव लेस नंबर ऑफ स्पीशीज एंड देन यू हैव फ्यू स्पीशीज विच आर इन मोर अबंडेंस, वो आपके पास ज़्यादा अबंडेंस में होती है। ठीक है, और जो आपके पास डाइवर्सिटी ऑलरेडी कम हो गई और फिर उसकी इवननेस भी कम होगी। जो पैथोजेंस होंगे तो वो पैथोजेंस जो है स्पेशलाइज्ड होंगे और समटाइम स्पेशलाइज्ड स्ट्रेन्स होंगे जो कि लिंक होंगे कि जो क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो और वो क्रॉप आप कितने सालों से ग्रो कर रहे हो, उसकी किस तरह रोटेशन करते हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास चैलेंजेस होते हैं और इस इकोसिस्टम में जो है ह्यूमन इंटरवेंशन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें इन्वॉल्व होती है डिफरेंट स्टेजेस पे, इवन डिफरेंट यानी एक ही प्लांट के लाइफ साइकिल में कई स्टेजेस पे ह्यूमन इंटरवेंशंस इन्वॉल्व होती है। और जैसे मैंने आपको डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स के बारे में बताया कि उनके ट्रेड्स की सिलेक्शन ऐसी होती है कि टू सम एक्सटेंट दे आर डिपेंडेंट ऑन आवर रोल, कि हम जो है उसको पानी दें, हम उसको जो है पेस्टिसाइड अप्लाई करें एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें जो है एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा होती है compared to the natural ecosystem. Talking a little bit about the application of this concept, जो wild plants का हमारा concept है उसके कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स पे अगर हम बात करें, तो बेसिकली वाइल्ड प्लांट्स जो है वो हमारे पास एक जेनेटिक रिसोर्स है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आपको बताया कि हमारे जो है we can search for new plant types, means we can search for new crops, non-traditional या non-conventional crops जो है, जैसे मैंने शुगर बीट की बात की कि हम वाइल्ड प्लांट से सेलेक्ट किया गया था, या जो है कैक्टस पेयर की बात अगर हमने की, तो वो इस तरह आप जो है वाइल्ड जो प्लांट्स है उसमें से जो है आप नए क्रॉप्स ढूंढ सकते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट है और जिसको हम यूज़ करते रहते हैं वो ये है कि हमारे पास ये एक जेनेटिक स्टॉक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज you have more diversity in the wild relatives, you have more variability, and that variability is useful for adaptation. ठीक है, तो we can exploit these wild relatives of the crop plants to search for disease resistance. यानी अगर हम वीट की बात करें तो कई जो है रस्ट रेजिस्टेंट जीन्स है या पॉडी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस या बाकी डिफरेंट रेजिस्टेंट जीन्स है जो कि वाइल्ड रिलेटिव से इंट्रोग्रेस किए गए हैं वीट में। ठीक है, तो आपके पास जो है वाइल्ड रिलेटिव से समटाइम यू कैन फाइंड द डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स, इन अदर केसेस यू कैन फाइंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक है, जो आपके पास क्रॉप प्लांट में वो वेरिएबिलिटी नहीं हो, यानी अगर आप सारे वेराइटीज को भी देख ले, लाइन्स को भी देख ले, एक्सोटिक लाइन्स एक्सेशन को भी देख ले, आपको उधर वेरिएबिलिटी नहीं मिलती, तो फिर उन केसेस में आप वाइल्ड रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं और उधर से जो है वो
जो डिजायरेबल ट्रेड है उसके जीन्स इंट्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, इसको ब्रीडिंग के डिफरेंट लेक्चर्स में हम बताएंगे कि हम कैसे करते होते हैं, लेकिन आप उनके जो है क्रॉसिंग कर सकते हैं, बैक क्रॉस कर सकते हैं, इंट्रोगेशन करा सकते हैं। इन सम केस ऑफ कोर्स आप जो है बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स के को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप रेजिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, आप डिफरेंट एडाप्टेशन ट्रेड्स के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर इंटरेस्टेड जी कि आपके पास कोल्ड टॉलरेंस हो, आपके पास जो हीट टॉलरेंस हो, तो उनके लिए जो है आप वेरिएबिलिटी, उनके लिए जो डिजायरेबल ट्रेड्स है वो वाइल्ड रिलेटिव से आप देख सकते हैं। यू कैन आल्सो लुक फॉर सम अदर ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल आप जो है कोई और ट्रेड हो सकते हैं जो आपके लिए डिजायरेबल हो, लाइक इट कुड बी अ टेस्ट और कलर इन अ फ्रूट प्लांट। ठीक है, या जो है इससे की और कोई ट्रेड होगी, कोई और इस तरह का केमिकल प्रोड्यूस करता होगा कोई वाइल्ड रिलेटिव, तो उसको आप जो है इंट्रोग्रेस करा सकते हैं। तो बेसिकली जो वाइल्ड रिलेटिव्स है वो आपके पास एक जेनेटिक रिसोर्स है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन genetic improvement of crop plants. तो we consider it as a genetic resource. अच्छा, हम उसके थोड़े नेगेटिव एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो वाइल्ड प्लांट्स जो है वो हमारे लिए सम टाइम इट कुड बी प्रॉब्लमेटिक इन द फॉर्म ऑफ वीड्स। ठीक है, जो आपके पास ऐसे प्लांट्स जो अनडिजायरेबल होते हैं। ठीक है, आप वीट लगाना चाहते हैं, उसमें जो है आपके पास कोई उसका वाइल्ड रिलेटिव ग्रो हो रहा है, एजिलॉब्स ग्रो हो रहे हैं या कोई और चीज ग्रो हो रहा है, इवन इट कुड बी समथिंग कंप्लीटली अनरिलेटेड। ठीक है, तो या कभी कभी हम कहते हैं वीट के खेत में अगर मेज ग्रो हो तो उसको हम वीट कंसिडर करते हैं। ठीक है, जड़ी बूटी जिसको आप बोलते हैं। तो उन उस कंटेक्स्ट में वाइल्ड प्लांट्स कुड बी नेगेटिव। ठीक है, यानी क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। एक दूसरा ये कि जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं सम केसेस इट कुड बी रिजर्वायर फॉर क्रॉप पेस्ट। ठीक है, यानी कुछ पेस्ट जो आप जो है हमारे क्रॉप पे नहीं होते, हम पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इफ यू हैव दिस वाइल्ड रिलेटिव्स सराउंडिंग द फील्ड और समवेयर नियर द फील्ड, तो उसमें वो पेस्ट जो है सरवाइव कर सकते हैं और वो आपके प्लांट में जो है, आपके क्रॉप में जो है इन्फेक्शन काज कर सकते हैं या इंसेक्ट पेस्ट जो है इन्फेस्टेशन काज कर सकते हैं। तो उस केस में भी हम इसको थोड़ा सा, इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जिसको हम कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास इसके एडवांटेजेस भी है और थोड़े से लिमिटेशंस भी है। तो बेसिकली यू हैव टू मेक सम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कि आप इसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरह उसके जो लिमिटेशंस है उसको अवॉइड कर सकते हैं। रिपीट कर देता हूँ, यू हैव द वाइल्ड प्लांट्स, वी कंसिडर देम एज अ जेनेटिक रिसोर्स। इन द एक्सट्रीम केस आई हैव मेंशन्ड दैट यू कैन सर्च फॉर न्यू प्लांट्स, न्यू क्रॉप्स। ठीक है, न्यू प्लांट टाइप्स, जैसे नॉन ट्रेडिशनल नॉन कन्वेंशनल क्रॉप्स की हम बात करते हैं। आई गिव द एग्जांपल शुगर बीट का, जो 200-250 साल पहले जो है उसको वाइल्ड से सेलेक्ट करके क्रॉप के तौर पे उसको डोमेस्टिकेट किया गया। रिसेंट वर्क जो है कैक्टस पियर पे मैंने कहा कि उसको जो है एज ए नॉन ट्रेडिशनल या नॉन कन्वेंशनल क्रॉप के तौर पे कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो है हम जो हमारे पास वाइल्ड प्लांट्स है वो हमारे पास एक जेनेटिक स्टॉक है, एक रिसोर्स है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं जेनेटिक इंप्रूवमेंट में, क्रॉप ब्रीडिंग में, फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक रेजिस्टेंस और लाइक एडेप्टेशन और एनी अदर ट्रेड्स जो कि हमारे पास क्रॉप प्लांट्स में ना हो, डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स में ना हो, तो हम उसको वाइल्ड रिलेटिव्स में सर्च करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। थोड़ी सी लिमिटेशंस का मैंने बता दिया कि वाइल्ड प्लांट्स जो है समटाइम दे कुड बी कंसिडर्ड वीड्स, जो कि हमारे क्रॉप की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती है एंड इट्स नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, दूसरा ये कि हमारे पास सम टाइम दे कैन बी रिजर्वायर फॉर द क्रॉप पेस्ट। ठीक है, तो उस केस में हम इसकी वाइल्ड प्लांट्स को एज अ लिमिटेशन कंसिडर करते हैं। Basically you have to understand this and then you have to utilize it, you have to make some management strategy कि किधर आपने वाइल्ड प्लांट्स को कंजर्व करना है, किधर उसको रखना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है और किधर उसको अवॉइड करना है। ठीक है, सो एज यूजुअल अगर आप इस लेक्चर को सुन चुके हैं और आप इसको समझ चुके हैं तो यू शुड बी एबल कि आप इन 3 पॉइंट्स पे डिस्कशन करें, जस्ट काइंड ऑफ सेल्फ चेक कि आप जो है कितने इसको समझ चुके हैं। तो आई हैव जस्ट पुट सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, you should be able to answer or to make a comment or make an essay basically on these questions. ठीक है,
कि हमारे पास डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स जो हैं उनको क्यों ज़्यादा केयर रिक्वायर्ड होता है कंपेयर टू द वाइल्ड काउंटर पार्ट्स। सेकेंड, हमारे पास जो वाइल्ड प्लांट्स हैं उनके एडवांटेजेस, यूटिलिटी क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, और थर्डली जो हमारे पास एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है, एग्रो इकोसिस्टम है, वो क्यों डिजीजेस वगैरह को वल्नरेबल होता है कंपेयर टू द नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए इन क्वेश्चंस को आंसर करें, कोशिश करें इस तीनों में, तीन क्वेश्चंस में से एटलीस्ट एक आंसर करके ट्राई टू शेयर विद मी, ताकि मैं उसको देख सकूं एंड दैट विल बी काइंड ऑफ चेक कि आप कितना उसको समझ चुके हैं। तो वी कैन ट्राई दिस एज असाइनमेंट और सेल्फ चेकिंग असाइनमेंट, कि आप लोग खुद अपने आप को चेक करें कि कितना आप इस लेक्चर को समझ चुके हैं।